नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और हम काफ़ी समय बाद अगली वीडियो लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि हमारा थोड़ा सा सिस्टम ख़राब था इसलिए। और इस वीडियो को मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते हैं उतनी ज़्यादा हमें प्रेरणा मिलती है अगली वीडियो बनाने के लिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज मैं लेके चल रहा हूँ आपको संविधान की प्रस्तावना की। तो ये सबसे पहले बात करें कि हमारी संविधान की जो प्रस्तावना है ये है क्या। तो प्रस्तावना हमारे संविधान की प्रकृति और संविधान के उद्देश्य बताती है। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा संविधान बना हुआ है तो उसके उद्देश्य क्या क्या हैं, उसकी प्रकृति कैसी है। जैसे कि कोई किताब होती है तो उसके सबसे पहले एक इंडेक्स दिया जाता है, हमें भूमिका दी जाती है और उसमें ये बताया जाता है कि हमारे इस किताब के अंदर क्या क्या दिया हुआ है। उसी तरीके से प्रस्तावना संविधान के उद्देश्य और प्रकृति को बताती है। उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे। अब मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि इस प्रस्तावना को बड़े अच्छे तरीके से समझना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। ये नहीं कि कोई बच्चा किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए। मैं तो ये कहता हूँ कि संविधान भारत के हर एक नागरिक को समझना जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने ये लिखा है, पढ़ो संविधान जियो हिंदुस्तान। आप उस संविधान को पढ़ करके इस हिंदुस्तान के अंदर एक जिंदगी इंसानियत वाली जीना सीख जाएंगे। संविधान को पढ़ने के बाद आपको ये पता चलेगा कि हकीकत इंसानियत है क्या। और अब जिस देश में हम रहते हैं उस देश के अगर हमें नियम नहीं पता, रूल नहीं पता, तो फिर हम क्या जानेंगे। जिस देश में हम रह रहे हैं उसके रूल, उसके नियम क्या क्या हैं, ये भी जानना हमें बहुत ज़रूरी है। और हमें इस संविधान को न जानते हुए कई बार ज़िंदगी में अन्याय का शिकार होना पड़ता है। तो इसलिए संविधान को अगर आप जानेंगे तो अन्याय के शिकार होने से आप बचेंगे। ये मुझे 100% उम्मीद है और मैं गारंटी देता हूँ कि जो व्यक्ति संविधान को अच्छे तरीके से जानता है वो अन्याय के शिकार होने से बचेगा, जरूर बचेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब और लाइक करें। तो मैंने आपको बता दिया प्रस्तावना जो है हमारे संविधान की प्रकृति और उद्देश्य बताती है। अब हम बात करेंगे ये संविधान की प्रस्तावना ली कहाँ से गई है। तो मित्रों, सबसे पहला संविधान, जैसे लिखता हूँ मैं, सबसे फर्स्ट संविधान कहाँ का है, ये आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देने हैं आपको। और सबसे पहला लिखित संविधान कहाँ का है। तो सबसे पहला संविधान है इंग्लैंड का। सबसे पहला लिखित संविधान है अमेरिका का। और सबसे पहले अमेरिका ने ही अपने संविधान में प्रस्तावना को जोड़ा। इसके बाद जैसे जैसे संविधान जिन जिन देशों के बनते चले गए वो सभी देश अपने संविधान में प्रस्तावना को जोड़ते चले गए। और इसी अमेरिका के संविधान में ही हमारी प्रस्तावना दी गई है। तो अब इस प्रस्तावना का जन्म कैसे हुआ मैं आपको ये बताता हूँ। ये चीज़ आपको समझ में आई हो, स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट से, मैं ताकि इसको हटाऊँ। हमारे संविधान सभा की सबसे पहली बैठक हुई थी 19
9 दिसंबर 1946 को इसके अस्थायी अध्यक्ष अस्थायी इसके अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा, इतना ही रहेंगे। सच्चिदानंद सिन्हा, चलो वो भी लिख लो पूरा नाम। इसके ठीक 2 दिन बाद अगली बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो ये कैसे अध्यक्ष थे? स्थायी अध्यक्ष। स्थायी अध्यक्ष थे। अब अध्यक्ष कुछ गड़बड़ हो गया। अध्यक्ष लिखने में कोई मिस्टेक हो जाए तो उस पर ज़्यादा सीरियस न लें, क्योंकि हो जाता है ऐसा। स्थायी अध्यक्ष। इसके ठीक 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू लेकर के आए क्या? उद्देश्य प्रस्ताव। इसके ठीक 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव लेकर के आए, और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर 22 जनवरी 1947 को हमारी संविधान सभा ने पास किया। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को हमारे संविधान ने पास किया, और ये मान लिया कि हाँ, हमारा संविधान इसी उद्देश्य का की तरीके से, इसी प्रकृति का होगा। आगे चल करके यही उद्देश्य प्रस्ताव हमारी इस संविधान की प्रस्तावना, हमारे संविधान की प्रस्तावना बनी। आगे चलकर उद्देश्य प्रस्ताव हमारी संविधान की प्रस्तावना बनी, और इसलिए हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसका आधार ये उद्देश्य प्रस्ताव है। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि प्रस्तावना का आधार क्या है, तो प्रस्तावना का आधार है उद्देश्य प्रस्ताव। तो उम्मीद करता हूँ कि चीज़ आप समझ चुके होंगे, और इसकी शॉट ले लें। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इस प्रस्तावना को क्या नहीं मिटा रहा हूँ, तो अभी इसे समझाऊंगा, इसलिए नहीं मिटा रहा हूँ। इतना मेरा सामने बोर्ड मेरा खाली है समझाने के लिए। अब मैं आपको बताऊं कि इस प्रस्तावना से सवाल कैसे कैसे बनते हैं। तो बड़ी विषैली चीज है एकदम ये। हम भारत के लोग अब देखो, हमारे संविधान के इस शब्द से एक चीज स्पष्ट होती है कि हम भारत के लोग, यानी हमारे भारत में जाति, धर्म, संप्रदाय, बहुत सी चीजें लेकर के आदमी आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, और ये राजनीतिक जो राजनेता ये राजनीति करते रहते हैं इस पर। लेकिन सबसे पहले हमारी संविधान में दिया हुआ है कि हम भारत के लोग, यानी हम सभी भारत के लोग। तो कभी कभी सवाल आता है कि हमारे संविधान की स्रोत क्या है। तो हमारे संविधान के स्रोत भारत की जनता, भारत की क्या है? जनता। क्योंकि उसने पहले कहा है कि हम भारत के लोग,
भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब आपसे एक प्रश्न में पूछ लेगा कि भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इसकी सीक्वेंस पूछ लेगा, क्रम पूछ लेगा। आपको दे देगा कि प्रभुत्व संपन्न गणराज्य समाजवादी क्या कहेगा कि इसमें जैसे 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें एक सही होगा और इधर उधर करके पूछेगा आपसे इसमें कौन सा सही है। तो आपको ये सीक्वेंस, ये क्रम सही तरीके से याद है तो आप बता पाएंगे, वरना आप सवाल को छोड़ देंगे या फिर गलत कर देंगे। तो ये संविधान की जो प्रस्तावना है बहुत अच्छे तरीके से जानने की जरूरत है। अब गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार का न्याय, 3 प्रकार के न्याय। आपसे ये पूछ सकता है कि हमारी प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार के हैं या क्या प्रकार का न्याय है, तो आप बताएंगे 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता। उसके बाद प्रतिष्ठा और अवसर की समता, 2 प्रकार की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, 2 प्रकार की समता, 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एकत्र द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। 1949 और संवत 2006। अब एक प्रश्न में आपको और बता देता हूं कि हमारी जो सन होती है और उसमें संवत होती है, तो ये संवत जो है हमारी सन से 57 आगे चलती है। समझ में आएगा? कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि संवत ये है तो सन ये है तो संवत क्या होगी। आपको याद रखना है कि सन से संवत 57 आगे चलती है। अब ये पंथ निरपेक्ष शब्द जो दिया हुआ है, इसका मतलब है कि हमारा भारत में किसी भी धर्म को एक विशेष प्रकार का दर्जा नहीं दिया जाएगा। हमारे भारत में हर धर्म की समान रूप से इज्जत की जाएगी और हमारा भारत किसी भी विशेष धर्म की कोई भी तरफदारी नहीं करेगा। ये पंथ निरपेक्ष का जो है। लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक आप जानते ही हैं कि जहाँ लोकतंत्र का मतलब हो गया कि हमारे यहाँ जो चुनाव होते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति का चुनाव, मतलब राष्ट्र के अध्यक्ष का चुनाव होता है, तो वहाँ लोकतंत्र होता है। और गणतंत्र लोकतंत्र होता है। इतना ही ठीक है। अब इससे आगे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद सभी लोगों को, और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करने की भूल ना करें।